हाय एनएफ एक्सप्लेन्स हियर। आज मैं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी नोइंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान रखें और संभल कर देखें। साल 1959 में लुसिंडा नाम की एक छोटी लड़की जो थोड़ी अजीब और अलग थलग रहती है स्कूल में है। अभी रिसेस का टाइम है, लेकिन लुसिंडा बाकी बच्चों से अलग है और उसके आसपास फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उनकी टीचर मिस टेलर रिसेस खत्म करने के लिए आती है। लुसिंडा को अलग से बुलाना पड़ा क्योंकि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। इसके बाद टीचर क्लास के सामने खड़ी होती है। वो बच्चों को याद दिलाती है कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। वो बताती है कि स्कूल इसे एक कंपटीशन के साथ सेलिब्रेट करता है जिसमें स्टूडेंट्स ये ड्रॉ करते हैं कि उनके हिसाब से फ्यूचर में क्या होगा। बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अलग अलग चीजें ड्रॉ करने लगते हैं, लेकिन लुसिंडा एम्ब्री नहीं, उसे फुसफुसाती आवाजें गाइड करती हैं और वो अपनी शीट को नंबरों की सीरीज से भर देती है। इससे पहले कि वो आखिरी नंबर लिख सके, टास्क के लिए दिया गया टाइम खत्म हो जाता है और मिस टेलर स्टूडेंट्स की ड्राइंग्स कलेक्ट कर लेती हैं। ये सारे काम एक टाइम कैप्सूल में स्टोर किए जाते हैं जिसे 50 साल बाद खोला जाएगा। अगले दिन विलियम डॉज एलिमेंट्री स्कूल की ओपनिंग पर प्रिंसिपल सभी का वेलकम करते हैं और टाइम कैप्सूल को दफनाने का अनाउंसमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि 50 साल बाद उनकी आने वाली पीढ़ी इसे खो देगी। टाइम कैप्सूल दफनाने के बाद मिस टेलर नोटिस करती हैं कि लुसिंडा वहाँ से गायब हो चुकी है। सारे स्टाफ उसका नाम पुकारने लगते हैं। वो उसे स्कूल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। मिस टेलर एक सीढ़ी से नीचे जाती है और एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनती है। दरवाजा खोलने पर मिस टेलर को घबराई हुई लुसिंडा मिलती है, जिनके हाथों में खून लगा होता है। लुसिंडा ने अपने उंगलियों से दरवाजे पर कुछ लिखा होता है। ये वही बाकी के नंबर होते हैं जो उसने पिछले दिन पूरी तरह से नहीं लिख पाए थे। वह बहुत डरी हुई दिखती है और टीचर से कहती है कि वो फुसफुसाहटें बंद करवा दे। फिर 50 साल आगे बढ़ते हैं, यानी फिल्म का प्रेजेंट टाइम। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन अपनी पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल पाता है। उसे अपनी पत्नी के आग के हादसे में मरने के बाद जिंदगी में कोई मतलब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। उसका एक बेटा कैलेब भी है जो आगे बढ़ने में परेशान है। अगले दिन कैलेब के स्कूल में नए प्रिंसिपल 50 साल पुरानी धरोहर यानी टाइम कैप्सूल, जिसे 50 साल पहले दफनाया गया था, को खोलने का अनाउंसमेंट करते हैं। वह 50 साल पहले की वही टीचर मिस टेलर को बुलाती है ताकि वो यह सम्मान का काम करे। टाइम कैप्सूल खोला जाता है और बच्चों को एक एक लिफाफा मिलता है। कैलेब को लुसिंडा का खत मिलता है और जब वह उसे खोलता है तो उसे पेपर पर ड्राइंग की बजाय नंबर मिलते हैं, जैसे बाकी बच्चों के पास थे। पेपर को घूरते हुए उसे हर जगह से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं और वह स्कूल से दूर एक शैडो सी चीज देखता है, लेकिन जब वह फिर से देखता है तो वो गायब हो जाती है। घर पर कैलेब अपने दोस्त के घर सोने जाने की परमिशन मांगता है। बात करते हुए उसके डैड पेपर देख लेते हैं जो स्कूल से आया था और उससे इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि उसे यह घर लाने की अनुमति नहीं थी। जब जॉन कैलेब को सुला देता है तो वह खुद उन नंबरों के बारे में क्यूरियस हो जाता है। गलती से वह एक व्हिस्की का ग्लास उस पर रख देता है और वह ग्लास कुछ खास नंबरों के चारों ओर सर्कल बना देता है। वह उन नंबरों को एक व्हाइट बोर्ड पर डालता है और जल्दी ही समझ जाता है कि यह 11 सितंबर 2001 को हुए न्यूयॉर्क सिटी के ट्विन टावर्स अटैक को दर्शाता है, जिसमें 2996 लोग मारे गए थे और ये नंबर पूरी तरह से उससे मेल खाते हैं। यह मानकर कि यह बस एक संयोग है, वह सारे नंबर व्हाइट बोर्ड पर डालता है और गहराई से जांच करता है। वह पता लगाता है कि लिस्ट में इसी तरह की कई घटनाएं हैं, डेट्स, साल और कुछ बड़े हादसों जैसे धमाके, क्रैश, भूकंप, तूफान आदि में खोई हुई जिंदगियां। ये सभी घटनाएं 1959 से लेकर अब तक के हिसाब से क्रमबद्ध हैं। वह ट्रेजेडी की तारीख को रेड सर्कल से और मौतों की संख्या को ब्लू सर्कल से दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिन्हें वह सर्कल नहीं कर पाता और वह नहीं समझ पाता कि उनका मतलब क्या है। अगले दिन जॉन अपने दोस्त फील से पेपर पर लिखे नंबरों के बारे में बात करता है। वह बताता है कि हर नंबर सेट एक बड़े हादसे से मेल खाता है जिसमें तारीख और खोई हुई जिंदगियां शामिल हैं और ये नंबर लगातार सही साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई वह भी इनमें शामिल था। जॉन उसे बताता है कि 3 ऐसे नंबर सेट्स हैं जो अभी तक नहीं हुए और उनमें से एक में कल कहीं 81 लोग मरने का अनुमान है। फिल इसे मानने से इनकार कर देता है क्योंकि यह बहुत अजीब लगता है और उसे लगता है कि ये बस संयोग है, क्योंकि पेपर पर कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो सर्कल नहीं किए गए हैं और जिनका कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि शायद कोई जॉन के साथ मजाक कर रहा है। जॉन और डिटेल्स ढूंढने लगता है। वह मिस टेलर के पास जाता है जो 1959 में लुसिंडा की स्कूल टीचर थीं। जब टाइम कैप्सूल दफनाया गया था, वह उस खत की असलियत जानना चाहता है।
मिस टेलर ये कंफर्म करती हैं कि यह असली खत है और जॉन को बताती हैं कि टाइम कैप्सूल दफनाने के बाद लुसिंडा ने दरवाजे पर खरोंचें की थीं और इसके आसपास की अजीब घटनाओं के बारे में भी बताती हैं। जॉन लुसिंडा से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन यह पता चलता है कि लुसिंडा कई साल पहले ड्रग ओवरडोज के कारण गुजर चुकी थी। घर पर फोन से कुछ कॉन्टेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हुए वह देखता है कि कुछ अजीब आदमी एक कार में आकर यार्ड में खड़े हो जाते हैं। कैलिब कार के पास जाता है और अजीब आदमी बिना कुछ बोले उसे एक पत्थर दे देते हैं, जिसे देखकर जॉन घबरा जाता है। वह कैलिब को याद दिलाता है कि अजनबियों से दूर रहे और उसे घर के अंदर भेज देता है। लुसिंडा की मौत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए उसकी बहन ग्रेस उसे अचानक से चौंका देती है। ग्रेस चाहती है कि जॉन अपने परिवार से मिले क्योंकि उसने काफी समय से अपने पिता से बात नहीं की है, लेकिन वह मना कर देता है। जॉन का अपने माता पिता के साथ रिश्ता काफी मुश्किल है क्योंकि वे बहुत धार्मिक हैं और अगले दिन कैलिब को स्कूल से लेने जाते हुए जॉन ट्रैफिक में फंस जाता है। वह रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। अपने जीपीएस पर कोऑर्डिनेट्स देखकर उसे समझ आता है कि वो नंबर जो उसने पहले लिस्ट पर सर्कल नहीं किए थे असल में उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां त्रासदियां होने वाली हैं, और वह ठीक उसी जगह पर है। वह अपनी कार छोड़कर यह जानने के लिए निकलता है कि सड़क क्यों ब्लॉक है। पुलिस से बात करते हुए भविष्यवाणी सच हो जाती है। एक एयरप्लेन गिरता है और कई लोग जलकर मर जाते हैं। जबकि वह उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वह घर वापस लौटता है, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना अभी भी उसके लिए मुश्किल है। जॉन ऑनलाइन जाकर हादसे के बारे में सर्च करता है और उसे रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि 81 लोग मारे गए हैं। रात को एक अजनबी आदमी कैलिब के कमरे में आता है। कैलिब जागता है और वह अजनबी उसे सब कुछ तबाह होते हुए दिखाता है, जबकि जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। कैलिब चीखता है। उसका पिता कमरे में दौड़ते हुए आता है और उसे जमीन से उठाकर अपने पास लेता है। जॉन खिड़की से एक अजनबी आदमी को देखता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन वह गायब हो चुका होता है। अगले सुबह जॉन और उसका बेटा एक महिला और उसकी बेटी का पीछा करते हैं जो म्यूजियम जा रही होती है। म्यूजियम में वह महिला से मिलता है और वे एक दूसरे से मिलकर परिचय करते हैं। वह महिला डायना है, लुसिंडा की बेटी। जॉन बाद में उसे बताता है कि उसने उसका पीछा किया ताकि वह उसकी माँ के बारे में पूछ सके। डायना लुसिंडा का नाम सुनकर परेशान हो जाती है। जॉन उसे समझाता है कि लुसिंडा की भविष्यवाणी सच हो चुकी है और अब केवल 2 बच्ची हैं और आखिरी एक 19 अक्टूबर को 3 दिन बाद होगी, जिसमें 33 लोग मरेंगे। उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन डायना अपनी बेटी एबी के साथ वहाँ से चली जाती है। वह कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। घर पर संभावित आतंकवादी हमले की खबर आती है। जॉन जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके अगली त्रासदी का स्थान ढूंढता है। वह स्थान पाता है एक सबवे स्टेशन और पुलिस को चेतावनी देने की कोशिश करता है। जॉन सबवे स्टेशन तक जाता है और एक आदमी का पीछा करता है जिसे वह आतंकवादी समझता है। ट्रेन में पुलिस उनका पीछा करती है। वे पता लगाते हैं कि वह आदमी सिर्फ एक छोटा सा सीढ़ी चोर है। ट्रेन चलने वाली होती है, लेकिन वे एक डिरेल ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि हर कोई बचने की कोशिश करता है। ट्रेन कई लोगों की जान ले लेती है और भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित होती है। अगला दृश्य दिखाता है कि जॉन समेत जीवित बचने वाले मलबे से बाहर निकलते हैं और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर लौटने पर जॉन हैरान हो जाता है जब उसे डायना और उसकी बेटी वहां इंतजार करते हुए मिलती है। डायना उसे बताती है कि लिस्ट पर आखिरी त्रासदी 19 अक्टूबर को होने वाली है, वही दिन जब लुसिंडा ने कहा था कि उसे मरना है। डायना शुरू में इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई यह जान सके कि उसकी मौत कब होगी। डायना तय करती है कि वह जॉन को लुसिंडा के पुराने घर ले जाएगी, जो एक पुरानी और खाली इमारत है जहां उसकी माँ सबसे छिपकर रहती थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि लिस्ट पर आखिरी नंबर जो 19 अक्टूबर के बाद थे 33 नहीं थे, बल्कि ई के उल्टे अक्षर थे जिन्हें वे किसी नाम के आद्याक्षर मानते हैं। घर में जॉन लुसिंडा के बेडरूम में खोज करता है और वहां पता चलता है कि आखिरी भविष्यवाणी में ई का मतलब है कि सभी लोग मर जाएंगे। वह घर में वही काले पत्थर भी पाता है जैसा कैलिब को मिला था। बाहर कैलिब और एबी कार में उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वे दोनों अजीब आवाजें सुनने लगते हैं और उन अजनबी आकृतियों को देखना शुरू कर देते हैं। आवाजें उन्हें आने के लिए बुलाती हैं। गरीब एबी को लगभग ले लिया जाता, लेकिन कैलिब कार का हॉर्न बजाकर ध्यान आकर्षित करता है। जॉन और डायना उनके पास दौड़ते हैं, लेकिन अजनबी वहां से चले जाते हैं।
जॉन उनमें से एक को देखता है और उसका पीछा करता है। आखिरकार उस आदमी तक पहुंचकर वह उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन आदमी मुंह खोलता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और वह गायब हो जाता है। वे जॉन के घर लौटते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि लुसिंडा ने कल सभी की मौत की भविष्यवाणी की थी और यह शायद उनकी साथ बिताई आखिरी रात हो सकती है। अगली सुबह जॉन उठता है और एबी की बनाई हुई तस्वीर देखता है। अचानक उसे एहसास होता है कि आखिरी त्रासदी का कुछ संबंध सूरज से हो सकता है। जॉन पाता है कि आखिरी भविष्यवाणी जो कल होने वाली थी सूर्य से सुपर फ्लेयर के बारे में किए गए उसके शोध के साथ मेल खाती है, जिसमें सूरज से निकलने वाली फ्लेयर बाकी सौर मंडल को प्रभावित कर सब कुछ नष्ट कर सकती है। वह जल्दी से वेधशाला जाता है और सूरज की हालिया रीडिंग्स चेक करता है, जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण के असामान्य स्तर को दिखाते हैं। उसे लगता है कि बहुत जल्द एक बड़ी सोलर फ्लेयर हो सकती है और वही मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। जॉन के घर पर वे एक भूमिगत गुफा में छिपने की तैयारी करते हैं, जहां डायना बचपन में खेला करती थी। समय आ गया है। वह कैलिब को बुलाने जाता है, लेकिन उसे डेस्क पर बैठा हुआ पाता है, जो लुसिंडा की तरह एक समान लिस्ट लिख रहा होता है। कैलिब जो लिख रहा है उससे उसे एहसास होता है कि 50 साल पहले लुसिंडा का दरवाजे पर लिखा संदेश आखिरी भविष्यवाणी के लिए अहम था, इसलिए वे स्कूल वापस जाते हैं। वह दरवाजे को हटा देता है, उसे घर ले आता है और लिखावट को खोलने लगता है। डायना परेशान होती है और चाहती है कि वे विनाश से पहले गुफाओं तक पहुंच जाएं, इसलिए वह बच्चों को लेकर गुफाओं की ओर चल पड़ती है। जॉन आखिरकार दरवाजे से नंबर हासिल करता है और वह मानता है कि यह वही स्थान है जहां वे इस आपदा से बच सकते हैं। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो सभी लोग जा चुके होते हैं, जिससे उसे उनका पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डायना एक गैस स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर वह सरकार को यह घोषणा करते हुए सुनती है कि संकट आ रहा है और सभी को शरण लेनी चाहिए, खासकर भूमिगत। डायना जॉन को कॉल करने जाती है ताकि उसे बता सके कि वे कहाँ हैं। जॉन उसे बताता है कि सुरक्षित स्थान लुसिंडा के पुराने घर में हो सकता है, जैसा कि कोऑर्डिनेट्स में दिखाया गया है, लेकिन वह डर जाती है और वहां जाने से मना कर देती है। फोन पर बात करते हुए अजनबी उसकी कार चुरा लेते हैं, जिसमें बच्चे अंदर होते हैं। वह भी एक कार चुरा लेती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन एक आधे ट्रक से टकरा जाती है। वह अपनी गर्दन तोड़ लेती है और बाद में जॉन के सामने ठीक आधी रात को अपनी माँ की भविष्यवाणी के अनुसार मर जाती है। जॉन लुसिंडा के अबैंडन घर की ओर ड्राइव करता है और गाड़ी से एक रास्ता पकड़ते हुए जंगल में जाता है। वहाँ वह कई काले पत्थर पाता है। आखिरकार वह एक अजनबी को देखता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। कैलिब उसे रोकता है और कहता है कि ये अजनबी पूरे समय उनका बचाव कर रहे थे और उन्हें उनके साथ जाना होगा ताकि वे बच सकें। यह पता चलता है कि वही लोग थे जिन्होंने बड़ी आपदाओं के बारे में संदेश भेजे थे, ताकि मानवता को पूरी तरह से विनाश से बचाया जा सके। फिर वे आकाश में एक आर्क दिखाते हैं। जॉन हैरान हो जाता है। अब जाने का समय है, लेकिन अजनबी सिर्फ बच्चों को उनके साथ जाने देंगे। केवल चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। कैलिब रोने लगता है। कैलिब और उसके पिता अपने आखिरी अलविदा कहते हैं और वे लोग चमकती हुई शरीरों में बदल जाते हैं और आर्क उड़ जाती है। आकाश में ऐसी कई आर्क पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी आ चुकी थीं और वे भी जा रही हैं। जॉन उस जमीन पर सुबह उठता है। वह अब गुस्साई हुई शहर से अपने परिवार के घर की ओर बढ़ता है। उसकी बहन उसे गले लगाती है और वह बताता है कैलिब सुरक्षित है। वह घर में प्रवेश करता है और अपने पिता को गले लगाता है, फिर अपनी माँ को, और उसकी बहन भी आकर सभी एक साथ गले लगाते हैं। सूरज की चमक से सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है और वे भी अपने समूह गले में उसी में समा जाते हैं। फिल्म खत्म होती है और आर्क बच्चों को अलग अलग जगहों पर छोड़कर चली जाती है। कैलिब और एबी एक बड़े पेड़ की ओर दौड़ते हैं। अब फिल्म के अंत में जो प्राणी लुसिंडा और कैलिब के कानों में फुसफुसा रहे थे, वे आखिरकार खुद को एक पूरी तरह से एलियन जाति के रूप में दिखाते हैं, जो पृथ्वी के जल्द नष्ट होने से कुछ मनुष्यों और जानवरों को बचाने के लिए चुन रहे थे। चूंकि पृथ्वी से अन्य अंतरिक्ष यान भी जा रहे थे, यह संभव है कि इन एलियनों ने दुनिया भर में दूसरे लोगों को भी वही संदेश दिया होगा। तो फिर सिर्फ बच्चों को ही क्यों लिया गया? क्या बच्चे खुद की देखभाल करने के लिए बहुत छोटे नहीं हैं? हम यह मान सकते हैं कि बाकी बच्चे अलग अलग प्रकार के ज्ञान और कौशल से भरपूर थे। शायद फुसफुसाने वाले प्राणियों ने ऐसे खास बच्चों को चुना होगा जो मिलजुल कर काम करने में माहिर हों। उन्होंने बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि वे एक नई शुरुआत करना चाहते थे। बड़े लोग नए ग्रह पर जाकर वही चीजें दोहराते
जो उन्होंने पृथ्वी पर की थी और अंत में उस ग्रह को भी बर्बाद कर देते। बच्चे एक खाली कैनवास की तरह होते हैं जिनका दिमाग खुला रहता है। वे बड़े होकर यह समझ सकते हैं कि एलियंस ने ऐसा क्यों किया। यह भी मुमकिन है कि एलियंस बच्चों को खुद से संभालने के लिए न छोड़े। हो सकता है वे आसमान से उनकी निगरानी करें और बाद में ग्रह पर आकर उन्हें जीने और निर्माण करना सिखाएं। यही मेरी इस फिल्म की व्याख्या है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। देखने के लिए शुक्रिया।